अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आलमी हालात हादरा। आज दो तीन बड़ी खबरें हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस का तोहफा दिया है नाइजीरिया पे हमला करके। इससे पहले सीरिया पे हमला किया था, अब नाइजीरिया पे रात में हमला कर दिया है। एक दूसरी बड़ी खबर जो है अल्जीरिया से है। अल्जीरिया के पार्लियामेंट ने फ्रांस पर एक बिल पास कर दिया है कि फ्रांस ने जो कॉलोनी बना लिया था अल्जीरिया को 132 साल के लिए, तो वो एज ए क्राइम हम लोग मानते हैं और उसका जो है बदल देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए फ्रांस को। तो ये क्या बात है, बात करते हैं। एक तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और यूरोप में तो आप जानते हैं कि ट्रेड वॉर और ये सारी चीज़ें हैं, यूक्रेन को लेकर के इख्तलाफ वगैरह है जो भी है, लेकिन एक नई जंग का भी आगाज हो गया है। तो वो जंग क्या है? और ये बहुत ही टेक्नोलॉजी का जंग है समझिए। तो यानी फ्रीडम और रेगुलेशन, इसकी जंग छिड़ गई है। तो ये आपको थोड़ा सा इशारा दूंगा मैं आपको। रशिया यूक्रेन जंग में क्या अपडेट्स है ये बताऊंगा। और फ़लस्तीन के ताल्लुक से आज कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। तो आज जो है बस ये है कि वहाँ पे 2 साल के बाद लोगों ने क्रिसमस मनाए, वहाँ के क्रिश्चियन लोगों ने। और बकिया मामला जो है वैसे ही यानी परेशानी में है, तो परेशानी ही में है। इक्का दुक्का वाक़या जो वेस्ट बैंक वगैरह में हुए हैं। और आज जो सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा वो बांग्लादेश के इलेक्शन के ताल्लुक से। पड़ोसी मुल्क है और काफ़ी कियोस क्रिएट है, टारगेट किलिंग हो रही है, इलेक्शन करीब है, 12 फरवरी को इलेक्शन होना है। अब यह है कि इल्ज़ाम लग रहा है कि जिसको इलेक्शन कंडक्ट कराना है वही इलेक्शन के मूड में नहीं लग रहा है, तो जानबूझ के कियोस क्रिएट करा रहा है। और इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, या पोस्टपोन कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, और होगा भी तो फ्री एंड फेयर होगा या नहीं होगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कुदरत का करिश्मा देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। जो लोग हुकूमत में थे वो आज एग्जाइल में हैं, जो लोग एग्जाइल में थे वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। जिन पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी थी वो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो पाबंदी लगाए थे वो उन पर पाबंदी लग गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा वाली बात। तो यहीं से शुरू करते हैं फिर आपको बताएंगे वहाँ, या इसको लास्ट में बताते हैं, पहले आपको खबरें देते हैं। नाइजीरिया में आप समझिए कि यहाँ पर एक प्रोविंस है, तो यहाँ पर आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हमला कर दिया है और कहा है कि यह हमारा अफ्रीकन कौम जो है, यानी हम समझिए कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री को कई हिस्सों में बांट के रखा है। अफ्रीका के लिए अलग यूनिट है, मिडिल ईस्ट के लिए अलग यूनिट है, इधर के लिए अलग यूनिट है। तो अफ्रीका की यूनिट जो है उसने रात में हमला किया है, अब बड़ा हमला किया है। अब हिलाकतों की खबर जो है अभी आई नहीं, और गवर्नमेंट के साथ मिल के किया है। तो किस पे किया है? तो उसका कहना यह है कि आईसिल वाले पे हमने किया है, और यह है कि क्रिश्चियन लोगों पे वो हमला करते हैं, तो इस लिहाज से हमने बदला लिया है क्रिश्चियन का। और ये क्रिसमस के मौके से किया है, तो एक लिहाज से उन लोगों के लिए क्रिसमस का तोहफा भी हो गया। तो ये समझिए कि अब इसके जो है तफसीलात नहीं आई हैं, बस रात में हमला के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है। अब बोल रहा है कि और भी हमला करेंगे अगर ये मामला नहीं रुका तो ये समझ जाइए कि कोई जो है हिंदुइज्म का ठेकेदार है, कोई जो है क्रिश्चियनिटी का ठेकेदार है, कोई जो है जुडाइज्म का ठेकेदार है, लेकिन मुसलमान अगर कहीं मरता है तो उसका कोई जो है जिम्मेदार नहीं है। गज़ा के बारे में आप बोलिए तो कहेंगे हु आर यू, आपको क्या पड़ी है? ईरान क्यों जाए लड़ने के लिए गज़ा, यमन क्यों जाए लड़ने के लिए गज़ा, तुर्की क्यों जाए लड़ने के लिए गज़ा, पाकिस्तान क्यों जाए गज़ा लड़ने। लेकिन अगर जो है ऑस्ट्रेलिया में जूस पे हमला हो जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है मैन उसका डिफेंडर बन के आ सकता है। अगर जो है थाईलैंड में कोई मूर्ति तोड़ दे तो इंडिया जो उसका सख्त स्टांस लेता है, लेना भी चाहिए, कंडेम करना भी चाहिए। और अगर नाइजीरिया में कुछ मामला होता है या साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन के साथ कुछ मामला होता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका जिम्मेदार बनता है। यूक्रेन में अगर जो है रशियन एथनिसिटी वाले के साथ कुछ होता है तो पुतिन को उसकी जो है फिक्र रहती है। लेकिन मुसलमानों के बारे में जो कहा गया था
कि इन्नमल मोमिनून इख्वा, कि एक जिस्म के मानिंद हैं, तो वो जो है अपना अपने मुल्क देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं, अब बॉर्डर के लिए लड़ाई भी करते हैं, एक मुसलमान की जान भी लेते हैं एक दूसरे की। तो ये मैं थोड़ा सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो नाइजीरिया में ये हमला हो गया। एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे आया है कि ये देखिए, माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इन तीनों जगह पर जो है मिलिट्री कू हो गया था, बगावत हो गई थी, और ये तीनों मिलकर के यहाँ पर जो सिविल गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिए, बोले कि ये सब जो है फ्रांस का पपेट है, और ये लोग मिल करके अब हुकूमत चला रहे हैं। तो इन लोगों का इत्तेहाद तो समझिए कि आ गया था 2023 में। अब उसमें मजीद जो है डेवलपमेंट आया है, और डेवलपमेंट ये आया है कि अब इन लोगों ने अपने अलायंस को, साहिल अलायंस बोलते हैं, उसमें नेटो तर्ज का अलायंस कर दिया है कि अटैक व्हेन अटैक ऑल। अगर माली पे हमला होता है तो ये दोनों भी साथ आएंगे, नाइजर पे हमला होता है तो ये दोनों साथ आएंगे, बुर्किना फासो पे हमला होता है तो ये दोनों साथ आएंगे। मजीद उससे भी आगे अब इन लोगों ने एक बटालियन भी ज्वाइंट बना लिया है, 5000 फौजियों पे मुश्तमिल, जिसका जो है लीडर रहेगा इब्राहिम तरोरे। और फिर जो है ये तीनों इलाके में या बॉर्डर वाले इलाके में जो भी टेररिस्ट वगैरह है, दहशतगर्द वगैरह है, उससे निपटने का ये लोग काम करेंगे। तो इस लिहाज से इन लोगों का जो है अलायंस मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है, और ये एक बड़ी ताकत बन करके उभर रहे हैं। अब इसमें जो है काबिल ज़िक्र बात यह है कि माली हो, नाइजर हो, बुर्किना फासो हो, यहाँ पर या तो अमेरिकन फौजी पहले रहते थे या फ्रांस के रहते थे, लेकिन दोनों को उठा के फेंक दिया गया और कहा गया घर जाइए यहाँ से। तो और नाम क्या दिया गया कि हम लोग जो है फॉरेन पावर से आज़ादी चाहते हैं। तो लोगों ने, पब्लिक ने साथ भी दिया, लेकिन पता चला कि इन लोगों को जब कमज़ोरी महसूस हुई कि इतनी बड़ी ताकत को अगर हम निकालेंगे तो फिर इनका रिटेलिएशन भी आएगा, तो उसके लिहाज से इनको मदद के तौर पर जो है फिर भागना पड़ा रशिया के पास। तो रशिया इनको आके बैकिंग कर रहा है। तब तज्जिया निगार ये भी कह रहे हैं कि एक फॉरेन पावर को भगाए, दूसरे को लेकर के आए। अब ये लोग कहते हैं कि देखिए रशिया का नेचर अलग है, इन लोगों का नेचर अलग है। ये लोग जो है सिविल गवर्नमेंट में जो है इंटरफियर करते रहते हैं, तुम्हारी मईशत कैसी हो, तुम्हारी तजारत कैसी हो, तुम्हारी ये। रशिया वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करता है, वो सिर्फ जो फॉरेन पॉलिसी के तौर पर जो है आपके पास रहेगा, बाकी आपको किससे मिलना है, किससे जुड़ना है, ये सब आप। तो इस लिहाज से इन लोगों को कमज़ोरी महसूस हुई तो पहले रशिया के पास चले गए, और कमज़ोरी महसूस हुई तो तुर्की वगैरह से ड्रोन वगैरह ले लिए, और कमज़ोरी महसूस हुई तो चाइना। तो ये समझ जाइए कि ये वेस्ट को ये लोग जो है यानी अलविदा कह दिए, और ईस्ट को जो है उन्होंने वेलकम किया। तो ये वेस्ट के लिए एक थोड़ी सी मुसीबत है। अब दूसरी बात यह है कि वेस्ट के लिए एक और परेशानी है, और इसकी वजह से आपको लगेगा कि ये एशियन सेंचुरी कहीं आ तो नहीं रही है। अल्जीरिया में आप जानते हैं कि ये फ्रांस की कॉलोनी थी, और फ्रांस ने इसको 1830 में आके कब्जा कर लिया था। 1831 में तहरीक शहीदैन यानी शहीद हुए थे वो लोग, ये 1830 की बात है। और ये लोग 132 साल तक रहे, 1962 में जा करके ये लोग छोड़े, और 1900 समझ जाइए कि 54 से लेकर के 62 तक 8 साल खूरेज जंग हुई, और बहुत जुल्म किया फ्रांस से, बहुत जुल्म किया, तकरीबन 15 लाख लोगों को मार दिया। तो ये फ्रांस जो है अल्जीरिया को कॉलोनी नहीं कहता था, ये कॉलोनी नहीं है, बल्कि कहता था ये फ्रांस का हिस्सा है। ये अल्जीरिया जो है ये फ्रांस, कहता कि ये बीच में क्या मेडिटेरेनियन है, ये बस फ्रांसी है, बस इसमें टेंशन क्या है, ये अलग मुल्क मत समझो, तुम हमारे कॉलोनी नहीं हो, ये फ्रांसी का हिस्सा है। लेकिन मामला क्या था कि कहता था कि फ्रांस का हिस्सा अल्जीरिया, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रांस वालों को लाला के बसाना भी शुरू कर दिया, और फिर अल्जीरिया में भी जो मुसलमान थे वो रह रहे थे, लेकिन दोनों को इक्वल राइट नहीं दिया था। अल्जीरियन लोगों के लिए अलग कानून और फ्रांसीसियों के लिए अलग कानून। तो अब ये भेदभाव फिर क्यों कर रहे हो जब तुम कह रहे हो कि ये फ्रांस है? तो इस लिहाज से बड़े बड़े लीडरान कुर्बानी दिए, कभी मैं तारीख बताऊंगा तफसील से।
तो ये 132 साल में जो इन लोगों ने क्राइम किया है, जराइम किया है, यानी अल्जीरिया मुसलमानों के लिए मईशत से खदेड़ दिया, उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन को जो है वो उसने हड़प लिया और अच्छे अच्छे इलाक़ों में जो है फ्रांसीसियों को बसा दिया और यहाँ के मुसलमानों को जो है रेगिस्तानों पर जीने पर मजबूर कर दिया। बहुत जुल्म, बहुत जुल्म, बहुत जुल्म। और ये तो निकलने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे, कहते थे नहीं ऐसा नहीं। अब इंडिया जो है बरतानिया 1947 में छोड़ के चला गया। अमेरिका सबसे कहता भी था कि भाई कॉलोनी ख़त्म करो, ये अच्छा नहीं है, और हम लोग जमहूरियत की बुनियाद रख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन है, उसका चार्टर है। फ्रांस का नहीं नहीं, ये तो कॉलोनी है ही नहीं, ये तो फ्रांस है, आप इसको छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। लोगों ने मूवमेंट शुरू किया 1954 में, 8 साल में 15 लाख लोगों को मार दिया। तो अब यह है कि उस तारीख को अल्जीरिया वाले भुलाना नहीं चाहते और कहते हैं कि इसका बदला देना चाहिए और इसके जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उसके लिए अल्जीरिया वालों ने अब्दुल मजीद तैबून की क़यादत में पार्लियामेंट से जो है एक बिल पास कर दिया गया है कि वो जो कॉलोनियल दौर था 132 साल का, 1830 से लेकर के 1962 तक, ये कॉलोनी को हम लोग ऐसे क्राइम मानेंगे। इसके लिए फ्रांस को चाहिए कि माफ़ी मांगे और कंपनसेट करे। अब इसमें मामला यह है कि इमैनुअल मैक्रोन भी जो है इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मान चुका है कि जो 132 साल में हुआ और ख़ास तौर से लास्ट के 8 साल में वाकई में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था, ये मानता है। लेकिन ये नहीं मानता है कि मैं माफ़ी मांगूंगा, कंपनसेट करूंगा। कहता नहीं, ये दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। अगर ये दरवाज़ा खोल दिए तब तो पूरा जो है अफ्रीका और एशिया सबको ही हम लोग गुलाम बना लिए थे, कॉलोनी बना लिए थे, तब तो सब उठ खड़े होंगे। इसके वजह से वेस्ट की हालत ख़राब है कि कहीं ये जो है बारिश का पहला कतरा न साबित हो जाए एशिया वालों के लिए और अफ्रीका वालों के लिए, और सब कहीं जो है माजी को याद करके इनके जो है गोरी चमड़ी को काली नज़र से देखना न शुरू कर दे कि तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो और जानवरों के हुकूक और इनके हुकूक और जो है पेड़ पौधों के हुकूक और इन्वायरमेंट, और ये तुम्हारे क्राइम क्या हैं। पिछली सदी में झांक के देखो तो दहशत होती है इन लोगों से। जैसे आज जो है इजराइल का मामला देख करके लोगों को दहशत हुई कि कैसे इन लोगों ने 40,000 बच्चों को मार दिया। ये उसी का तसलसल है, आखिरी कड़ी। तो आप समझिए कि ये 21वीं सदी में इजराइल जो गजा के बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है, तो उन लोगों ने जो 20वीं सदी में क्या क्या होगा आप तसव्वुर कीजिए बस। तो ये जो है इन लोगों ने तारीख को मिटा दिया था और अपने आप को ऐसा पेंट किया था, ऐसा जो एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से यहाँ पर तालीम दे करके लोगों के पास गए थे कि हमारी निगाह में ये अंग्रेज़ जो है ये क्रिमिनल लगते ही नहीं है, बल्कि लगता है कि मसीहात है, आए कुछ दिन आपको सिखा उखा करके चले गए, रेलवे वगैरह दे के चले गए। लिहाजा इंडिया जैसा इतना बड़ा मुल्क लेकिन कभी जो है कॉलोनियल दौर के जो आवाज़ नहीं उठाता है। बंगाल फेमाइन आप मशहूर है, 20 लाख लोगों को मार दिया था, जंग अजीम दोम में मार दिया था। एक एक दाना यहाँ से ले गया जंग लड़ने के लिए। यहाँ के किसानों को जो खुद हाथ से दाना उगाए थे उनको एक एक दाना के लिए तड़पा दिया, कोई कुछ नहीं बोला और अभी भी नहीं बोल रहा, क्लेम भी नहीं करने की हिम्मत भी नहीं है। माफ़ी भी जो है मोरली कम से कम माफ़ी मांग ले, ये भी नहीं। तो ये फ्रांस के लिए बड़ी मुसीबत है कि अगर ये सब जो है बिल पास करने लगे, लीबिया वाले, इजिप्ट वाले, नाइजीरिया वाले, सूडान वाले, यानी पूरा अफ्रीका, इथियोपिया को छोड़ करके तो पूरा अफ्रीका ही को बना लिए थे, तो क्या होगा। इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, ईरान वाले, अफगानिस्तान वाले, ये सब जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे अगर चिल्लाने लगे तो क्या होगा। चाइना वाले, ये सारे। तो इस लिहाज से वेस्ट की नींदें हराम हो गई हैं कि ये तो समझिए कि कानून बन गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, यूनानिमसली पास हुआ। तो ये तो समझिए कि हर गवर्नमेंट के लिए बाइटिंग होगी कि ये इसका मुद्दा उठाता रहे। और अभी फ्रांस में और अल्जीरिया में तलखी भी बहुत है। अब्दुल मजीद और इमैनुअल मैक्रोन में बात बनती भी नहीं है, क्योंकि वजह लड़ाई तो यही है पॉलिटिशियन में, क्योंकि अल्जीरिया और मोरक्को में जो है लड़ाई है। अब अल्जीरिया मोरक्को में किस लिए लड़ाई है, ये वेस्टर्न सहारा को लेकर के है। यहाँ पे एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है पोलिसारियो, उसको जो है अल्जीरिया बैकिंग करता है, अब मोरक्को जो उसको कुचलता है। तो अब यह फ्रांस जो है वो अल्जीरिया के बजाय मोरक्को का साथ देता है।
तो ये जो फिर नाराज़ हो जाता है। अमेरिका भी मोरक्को का साथ देता है, बदले में कहता है कि तुम इजराइल को तस्लीम कर लो। तो ये समझिए कि कड़ी जुड़ी हुई है, कभी इंशाल्लाह तफसील से आपको बताएंगे। तो ये एक बड़ा झटका लगा है पूरे कॉलोनियल पावर के लिए कि कहीं ये जंगल के आग की तरह पहली चिंगारी ना साबित हो जाए। ये आप समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा बिल पास हुआ, बहुत बड़ा। और आप जानते हैं कि किसी भी कौम के लिए कमजोरी के लिए है कि वहां जो डिवाइड हो जाए। तो अमेरिका और यूरोप में डिवीजन हो रहा। तो आपको तो मैं बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आया तो यहाँ पर टैरिफ मार दिया 50% के करीब। फिर जो इन लोगों में मुआहदा वगैरह हुआ, तब भी जो है अमेरिका ने कहा 15% तो तुम पर टैरिफ रहेगा ही। फिर यहाँ के सियासत में मुदाखलत वो लोग करता है। रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साइड जिस तरह से यूरोप वाले खड़े होना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है दूसरी साइड खड़ा होना चाहता है, नेटो को कमज़ोर कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को तोड़ने की बात कर रहा है। और अभी एक नई जंग का आगाज़ हो गया है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये है समझिए टेक्नोलॉजी वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर। अब आप जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया, जो भी मीडिया वगैरह है, इसमें अमेरिका किंग है। और ये सब समझिए कि कस्टमर हैं, यूरोप के पास है ही नहीं। ये जितने भी है, गूगल है, मेटा है, और फिर समझिए कि अमेज़ॉन वगैरह है, फ्लिपकार्ट है, जो भी है सब तो अमेरिका का ही है। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, जो भी है सब अमेरिका का। यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं। अब ये लोग जो है उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, कायदा कानून बनाए हैं कि ट्विटर का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन फैलाने लगो, हमारे ही खिलाफ फैलाने लगो। नाजी जर्मनी के जो है माइंडसेट का कोई पार्टी है, उसी की तुम तायद करना शुरू कर दो। तो अब वो जो है रेगुलेशन लगाता है। अब फिर कहता है कि तुम लोगों को ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ये लोग कहते हैं नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, अनसेंसर्ड जो है सारी चीज़ आनी चाहिए। यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोलता है उसको जाने दीजिए। हाँ, लेकिन इजराइल के खिलाफ बोलेंगे तो वो सेंसर आपका यूट्यूब ही डिलीट कर देंगे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बोलिए, खूब बोलिए। तो अब ये लोग कायदा कानून बना लिए हैं, डिजिटल कायदा कानून बना दिए हैं। इसके वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम है। और अभी यूरोपियन यूनियन वाले ने जो है समझे कि एक्स पर जो है, ट्विटर पे जो है 40 मिलियन जो है फाइन भी लगा दिया, ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से। तो उसकी वजह से एलॉन मस्क जो है गुस्सा गया, 140 या 40 एलॉन मस्क गुस्सा गया, तनकीद खुल करके करने लगा। तो अब बदले में इन लोगों ने क्या किया है कि अमेरिका वाले ने कि 5 लोगों को वीज़ा देने से, एंट्री से मना कर दिया है कि ये 5 लोग जो है वो यहाँ अमेरिका नहीं आ सकते। अब 5 लोगों का ताल्लुक किससे है? वो जो इन्फॉर्मेंस वाले हैं, जो बैंड लगाते हैं या रेगुलेट करते हैं सोशल मीडिया को, कायदा कानून के तहत बांधते हैं, उन लोगों पे, उन मिनिस्टरों पे, यानी बड़े बड़े लोगों पे 5 लोगों पे बैंड लगा दिया है कि ये लोग नहीं आ सकते यहाँ पे। तो ये मामला जो है समझिए यूरोप वाले बहुत बिदक हैं। ये क्या बात हुई कि हमारे इतने बड़े बड़े लोगों को अमेरिका नहीं जाने दोगे? यानी बिल्कुल अफ्रीकन लेवल पे ले आए तुम। इमैनुअल मैक्रोन भी कह रहा कि ये तो नहीं हो पाएगा, यूके भी कह रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है, जर्मनी कह रहा है ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बर्ताव तो नहीं, हम लोग तो दोस्त थे, भाई थे, बराबरी के थे, एलाय थे, ये कैसा? कह रहा नहीं। तो अब ये एक अलग जो है जंग शुरू हो गई है, आप समझ जाइए। ये ऑनरशिप और कस्टमर, ये फ्रीडम और रेगुलेशन, इसकी जंग है। ये कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए और ये कहते हैं नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए। अब देखिए कि इन दोनों में कौन जीतते हैं। और ये बहुत बड़ी जंग है, ये बहुत बड़ी जंग है। कभी यूरोप ने अगर सारे को बैन कर दिया, समझिए कि फेसबुक को, व्हाट्सएप को, गूगल को, यूट्यूब को, सारी चीज को, इंस्टाग्राम को, ये सारी चीज को, तो फिर अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज जो है एक लिहाज से नशा है लो, तो आप जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो फैसला लेंगे, लेकिन पब्लिक मानेगी तब ना, पब्लिक सड़कों पे आ जाएगी। तो जैसे लोगों को शराब का नशा, वैसे सोशल मीडिया का नशा है। तो या तो आप अल्टरनेट दीजिए, जैसे चाइना पहले दे के रखा आपने पब्लिक को, रशिया भी किसी ना किसी हद तक दे के रखा, आपकी पब्लिक तो यही इंजॉय कर रही थी, तो अल्टरनेट तो दिए नहीं है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो देखिए कि मामला क्या होता है।
तो अब जो है हम लोग अफ्रीका से यूरोप आ गए थे, यूरोप से जो है अब रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से जो है रशिया ने कहा कि ठीक है, यूक्रेन दो बातें तो मान गया ना, एक तो यह है कि नेटो में शामिल नहीं होगा, बच्चा जिद छोड़ दिया है, और दूसरी बात जो है डॉनबास देने के बारे में बात कर लिया है कि ठीक है डॉनबास को हम छोड़ देंगे। अब यह है कि जो 10% हम लोग नहीं जीते हैं उसके लिए जिद कर रहा है कि उसको जो है रशिया को नहीं देंगे, फ्री जोन घोषित करेंगे। तो कह रहा है कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं और फिर जो है हम लोग जिस बात पे भी पहुंचेंगे तो फिर इत्तला करेंगे, तो टाइम लगता है सब, फौरन तो नहीं होगा। तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अब आइए यहाँ पे एक खबर मैं आपको दे दूं कि थाईलैंड और कंबोडिया में जो मामला हुआ था, तो अब ये लोग निगोशिएशन कर रहे हैं और थाईलैंड की मिलिट्री और कंबोडिया की मिलिट्री की जो है आपस में 3 रोज की मीटिंग चल रही है, उसमें हो सकता है कि बात बन जाए। चलिए अब यहाँ पर हम बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं डिटेल से। बांग्लादेश आप जानते हैं कि 1971 में बना था और पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था, लेकिन बांग्लादेश में जो है जब यहाँ के पाकिस्तान वालों ने थोड़ा सा जो है बराबरी का सलूक नहीं किया तो ये लोग जो नाराज़ हो गया। शेख मुजीबुर रहमान उसका लीडर बन गया, वो इलेक्शन भी जीत गया, तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है उसकी हुकूमत बनने नहीं दिया, क्योंकि ये लोग अपने आप को सुपर समझते थे, इनको इन्फीरियर समझते थे, ये भात खाने वाले लोग हैं, ये लोग रोटी खाने वाले लोग। तो फिर जो है उसने बगावत का ऐलान कर दिया और फिर जब बगावत को दबाने की कोशिश किया ताकत के ज़रिए से, तो इंडिया ने इंटरफेयर कर दिया और उसके बाद 1971 में 2 लख्त हो गया। अब पाकिस्तान को भरोसा था कि अमेरिका आएगा बचाएगा, लेकिन इधर से जो है जैसे अमेरिका आना शुरू हुआ तो इधर से जो USSR वाले आ गए कि तुम आओगे तो हम भी आ जाएंगे। तो एंड रिजल्ट ये हुआ कि 1971 में बांग्लादेश का वजूद में आ गया शेख मुजीबुर रहमान की क़यादत में। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान से लोग खुश नहीं थे, आर्मी वाले ख़ास तौर से, तो 1975 में उसको जो है गोली मार दी, पूरे ख़ानदान समेत ही उड़ा दिए समझ जाइए। ये खालिदा जिया जो है वो जर्मनी में पढ़ रही थी, जिसकी वजह से बच गई, अगर वो घर पे रहती तो वो भी मारी जाती। तो फिर वो इंडिया आई, फिर इंडिया से जो है वहाँ गई। अब यहाँ पर एक जो है बड़ा लीडर निकल कर के आया, ज़ियाउर रहमान, वो प्रेसिडेंट वाला यहाँ का, लेकिन उसको भी जो है मार दिए 1981 में। उसके बाद यहाँ पर यह मिलिट्री हुकूमत रहने लगी। तो अब यह है कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी जो है शेख हसीना और ज़ियाउर रहमान की बीवी खालिदा जिया, ये दोनों समझिए कि 1988 में एक लाश से हाथ मिला लिए कि हम दोनों जो है बहन मिल करके मिलिट्री वालों को यहाँ से ख़त्म कराते हैं, फौजी हुकूमत को ख़त्म कराते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट लाते हैं। अब फिर जो है जिसको लोग पसंद करेंगे उसके हिसाब से हुकूमत करेंगे। तो ये लोग जो है मेहनत वगैरह किए, बिल आखिर जो है मिलिट्री हुकूमत का खात्मा हो गया। जैसे परवेज़ मुशर्रफ का खात्मा हो गया, वैसे ही यहाँ से भी खात्मा हो। तो 1991 में समझ जाइए कि खालिदा जिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश बनी, सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड खालिदा जिया, यानी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर वुमेन जो है सबसे पहले तो बनी थी जुल्फ़कार अली भुट्टो की बेटी जो है बेनज़ीर भुट्टो, और दूसरे नंबर पर यह खालिदा जिया बनी थी। तब से ये दोनों जो है खालिदा जिया और शेख हसीना, ये समझ जाइए 30 साल से हुकूमत कर रहे थे। 30 साल क्या, 35 साल भी कह सकते, 33 साल तक, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। यानी आप समझे ना कि 1991 से लेकर के 1996 तक खालिदा जिया थी। इसकी पार्टी का नाम है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 96 में शेख हसीना आ गई, मुजीबुर रहमान की बेटी, अब वो जो है 2001 तक रही। इसकी पार्टी का नाम है अवामी पार्टी। इसके बाद जो फिर खालिदा जिया आ गई, अब वो जो है 2006 तक रही। उसके बाद जो है 3 साल तक समझ जाइए कि निगरां हुकूमत रही, बल्कि 2 ही साल 2009 के शुरू में ही जो है फिर हसीना आ गई। तो जैसे अभी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत कैसे है
कि मिलिट्री उसका सहारा दी हुई है, लेकिन वो चुन के नहीं आया है, निगरान हुकूमत है एक क्लास से। तो वैसे ही जो है यहाँ पर जो है 2006 से लेकर के 2009 के शुरुआत तक जो है निगरान हुकूमत थी। उसके बाद 2009 में इलेक्शन हुआ और शेख हसीना की पार्टी अवामी पार्टी जीत गई और शेख हसीना यहाँ पर आकर के फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई सेकंड टाइम। एक 1996 से 2001 बनी थी, फिर 2009 से, तो 2009 से 2014, 2014 से 2018, 2018 से 2024 में भी 24 में फिर जो है उसके खिलाफ बगावत हो गई क्योंकि वो डिक्टेटर बन गई थी एक रास। तो 5 अगस्त को 2024 को उसको बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया स्टूडेंट विंग वगैरह ने। अब वो अमेरिका इंडिया में आके पनाह ली। तो ये मुख्तसर तारीख है। अब खालदा ज़िया को इन लोगों ने, शेख हसीना ने, समझ जाइए कि 2018 से ही जो है जेल में रखे हुए। वो 2024 में जब ये बगावत हुआ, शेख हसीना भाग गई, तो फिर बाद में उसको जेल से रिहाई मिली। एक बात तो ये है। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्शन का जो है डेट ऐलान हो गया है, 12 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन शेख हसीना तो इंडिया में है और उसकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया कि ये जो है इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। हाँ, इस पार्टी के पॉलिटिशियन जो है वो अकेले जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जैसे वो समझिए कि पीटीआई के ताल्लुक से जो मामला हुआ था, वैसे ही मामला ये मैं आप लोगों को बता दिया। तो 2000 अभी जो है ऐसा लगता था कि अवामी लीग पे पाबंदी है, शेख हसीना जो है बाहर बैठी हुई है, इंडिया में बैठी हुई है, तो खालदा ज़िया जो है वो आराम से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। लेकिन अभी जो है नवंबर के महीने में 23 नवंबर को उसकी तबीयत सख्त ख़राब हो गई, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है एक क्लास। तो जब उसको जेल में डाला गया था 2018 में, तो समझ जाइए कि ये अपनी पार्टी का जो है कामकाज यही संभालती थी, बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। लेकिन जब जेल में चली गई तो समझिए कि बीएनपी का जो चेयरमैन बन गया वो इनका बेटा तारिकुर रहमान, ज़ियाउर रहमान का बेटा तारिकुर रहमान। लेकिन तारिकुर रहमान जो है बांग्लादेश में था ही नहीं। मामला ये हुआ कि ये 2006 से लेकर के 2009 तक जो यहाँ पर निगरान हुकूमत थी, उसने इसको पकड़ करके जेल में डाल दिया था 2007 में, समझ जाइए, करप्शन वगैरह के चार्ज में। क्योंकि इसकी जो हुकूमत थी खालदा ज़िया की 2001 से 2006 तक, इसमें इसने बहुत ही ज़्यादा जो है मनमानी किया था। जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में जो है राजीव गांधी का भाई जो है बहुत मनमानी किया था, वैसे ही इसने भी बहुत मनमानी किया था, करप्शन, ये वो, मारना पीटना, ये सारी चीज़। तो जब यहाँ पर हुकूमत आई, निगरान हुकूमत, इसको जो है अरेस्ट कर ली रात में और 18 महीना कम से कम जेल में रहा। इसमें इसको टॉर्चर वगैरह भी बहुत किया गया। फिर कुछ वगैरह कुबलवा वगैरह करके ये इसको जो है छोड़ दिया गया और जला वतन कर दिया गया क्लास से। तो 2008 में समझ जाइए कि ये जला वतन हो करके वहाँ चला गया, यूके चला गया। और 2008 से समझिए कि वहीं से जो है वो बांग्लादेश के जो है पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा लेता रहता था, यानी बयान वगैरह देना, ये सारी चीज़ें करना। तो वो चला गया, लेकिन इसकी माँ संभाली हुई थी यहाँ पे आराम से। लेकिन 2018 में जब माँ भी अंदर चली गई तो फिर ये जिम्मेदारी इसने अदा करना शुरू कर दिया बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर। अब ये है कि इसकी माँ तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बूढ़ी भी हो गई है। अब ये ही खुद जो है 60 साल का हो गया है, तो माँ कितनी की होगी आप समझ जाइए। तो अब यह है कि बीएनपी की तरफ से जो है कौन मतलब कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का। तो यहाँ पर बांग्लादेश में क्या हुआ कि बड़ा वैक्यूम आ गया। आपको मैं बताया कि 1991 से लेकर के 2024 तक ये दोनों बहनपाही जो है हुकूमत चला रही थी। कभी खालदा ज़िया, कभी शेख हसीना, फिर खालदा ज़िया, फिर शेख हसीना, फिर खालदा ज़िया, फिर शेख हसीना, ऐसे ही चल रहा था। अभी जो है बिल्कुल वैक्यूम आ गया कि अवामी लीग उस पर बैंड ही लग गया। अब बीएनपी, उसके जो है जो मेन लीडर है उसकी तबीयत ही बहुत ख़राब है और दूसरा सेकंड जो है वो एग्जाइल में है। तो जिसके वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह को जो है मौका मिल गया
और ख़ास तौर से जमात इस्लामी पे भी बैंड हटा दिया गया, तो उनको भी मौका मिल गया। तो ऐसा लगता था कि ये स्टूडेंट वगैरह या जमात इस्लामी वगैरह ये लोग जो है मैदान खाली पर पा करके हो सकता है कि कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दें और अपनी हुकूमत बना लें ये इलेक्शन में जीत करके। लेकिन कल जो मामला हुआ है वो पूरा ही मामला पलट दिया है एक लिहाज से, और अब जो है कांटे की टक्कर हो गई है, और अब कौन जीतेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ज़्यादा मामला ये हो गया है कि लगता है कि तारिक साहब जब बन जाएंगे। तो ये लंदन से समझ जाइए कि एकदम जहाज़ लेकर के आ गए, ढाका में लैंड किए, और उनकी पार्टी के जितने लोग थे बहुत बड़ी तादाद में आए थे, और उसने 18 मिनट का जो है बेहतरीन स्पीच वगैरह भी दिया, और सब लोगों को लेके चलने की बात किया, और सब के जो है तारीफ वगैरह किया। एक दमदार लीडर के तौर पर आकर के दावा पेश कर दिया कि हम जा रहे हैं बनाने के लिए हुकूमत जिसमें हर एक के हुकूक का लिहाज किया जाएगा। तो ये देखिए कि अब जो है हो सकता है बीएनपी की हुकूमत बने और उसका जो है प्राइम मिनिस्टर तारिकुर रहमान साहब। ये मैं सोचा मुख्तसर बता देता हूँ। बाकी क्या होगा, इलेक्शन होगा नहीं होगा, फ्री एंड फेयर होगा नहीं होगा, गॉड नोज वेल। लेकिन जो सूरत हाल है उससे मैं आगाह कर दिया हूँ, और जो भी डेवलपमेंट होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। और जिन लोगों को फ़ीस अदा करनी है तो वो जो है मेरे इस नंबर पर जो है मैसेज करें 7756942595। तो मैं तो थोड़ा सा जो है बिज़ी हो गया था गांव के जो है डेवलपमेंट के ताल्लुक से, वहाँ थोड़ा मदरसा एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाह रहा था मैं। इस लिहाज से जो है मैं थोड़ा सा आधा टाइम उधर दे रहा था और आधा टाइम पढ़ाई में दे रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गांव का मिजाज जो है थोड़ा अलग है, वहाँ पे जो है लग नहीं रहा कि वो कदर करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा फोकस अभी पढ़ाई पे ही करूँगा, और ख़ास तौर से हदीस का जो है मैं थोड़ा काम करूँगा। ये देखिए हदीस के दो काम हैं। एक तो यह है कि मैं चाहता हूँ कि हदीस का अच्छे से मुताला करूँ, ख़ास तौर से बुखारी मुस्लिम तो बिल्कुल हिफ्ज़ ही कर लूँ एक क्लास। आप फिर सहाय सित्ता, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये जो भी हैं, यानी 25-30 हज़ार हदीस बन जाती है। तो एक तो यह है कि इस तमाम हदीसों को मुस्तहज़र करो, फिर उसमें जो है जो ज़ईफ़ हदीस है उस सबको थोड़ा सा साइड कर दो, जहन में जानकारी रखूँ कि यह हदीस ज़ईफ़ है। अब फिर जो अच्छी अच्छी अहादीस हैं 25-30 हज़ार, उसको फिर जो है सीरतुन नबी में और आसान दर्स कुरान की तफसीर में जो है ऐड करो, तभी जाकर के पब्लिक को उन्हें, क्योंकि दर्स हदीस तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह जो बहुत ज़्यादा शौकीन है वही सुनेंगे। बाकी सीरतुन नबी लोग सुनने के लिए तैयार हैं। तो वो समझिए कि जैसे बच्चा जो दूध नहीं पीता है तो माँ जो है उसमें जो बॉर्नवीटा मिला देती है, हम लोग नहीं पीते हैं तो रूह अफ़ज़ा में मिला के पीते हैं। तो वैसे ही जो है हदीस ज़रूरी है। तो अब यह है कि लोगों के जहन में कैसे उतारा जाए, तो उसमें मैं रूह अफ़ज़ा मिला दूंगा सीरतुन नबी का, सीरतुन नबी में स्टोरी बना करके पेश करूंगा, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे और हदीस से मुस्तफ़ीद होंगे। तो ये मैं मिशन पे जो है जाना चाहता हूँ। गांव वालों को मैं ऑफ़र दिया था लेकिन लग नहीं रहा कि वो कदर करेंगे, आलिमों की ऐसी ही कदर नहीं है। तो इस लिहाज से जो है जब मर जाता है तब फिर जो है उसकी कदर रहती है, अरे बहुत अच्छा आलिम था, हम लोग कदर नहीं किए। तो ऐसे ही चलता। हमारे यहाँ जो है कब्र की ज़्यादा अहमियत है, और कब्र के ऊपर इंसान है तो उसकी अहमियत नहीं रहती। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।